कल की जो प्रश्नोत्तरी रही है उस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लगभग 60 के करीबन उसमें टच किए थे। उसके आगे चलते हैं। ये प्रश्नोत्तर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि व्यक्तिगत काव्य के रचयिता, व्यक्तिगत काव्य के रचयिता, और विकल्प हमारे पास था शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर हम लोग लगा चुके हैं, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र और प्रभाकर माचवे, ये हमारे पास विकल्प थे। और इसका आंसर हमने लगाया, इधर आकर देखिए, शमशेर बहादुर सिंह। एक विकल्प हमारे पास ये है और एक विकल्प जो है, एक मिनट रुके रहेंगे थोड़ा सा। 3 विकल्प उधर है और एक विकल्प इधर है। तो विकल्प हमारे पास है शमशेर बहादुर सिंह। चल क्यों नहीं रही है? हाँ, रुके रहेंगे 1 मिनट। ठीक है, विकल्प हमारे पास है शमशेर बहादुर सिंह। पेन को थोड़ा सा, तो विकल्प हमारे पास पहला विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह। और इसका आंसर भी हम लोगों ने लगा लिया है, कल का एक प्रश्न अधिक हो रहा था। तो शमशेर बहादुर सिंह, चूंकि एक विकल्प हो गए, दूसरा विकल्प आगे इस पेज पर आपको मिलेगा, देखेंगे। धर्मवीर भारती हैं, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र हैं, प्रभाकर माचवे हैं। तो इसमें से विकल्प सही कौन है? तो विकल्प हमारा सही हो जा रहा है भवानी प्रसाद मिश्र। ये हमने कल जान लिया था। अब हमको जो है 62 नंबर से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना है। तो इसके आगे का देखते हैं। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता, आवाज जा रही है? पहले तो क्लियर करिए कि आवाज जा रही है। आवाज जा रही है, आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए। तो ऊपर से हम प्रश्न लेंगे, सबसे जिनका नाम ऊपर दिखा रहा होगा वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो नाम पहले दिखा रहा है प्रतिभा जी का, तो वहीं उनके यहाँ से शुरू करते हैं कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। तो किसने जो है रस सूत्र का प्रथम व्याख्या किया था? भट्टलोलट। बहुत अच्छा। रस सूत्र के जो व्याख्याता रहे हैं, प्रथम व्याख्याता, यहाँ देखेंगे प्रथम व्याख्याता रहे हैं, वो रहे हैं भट्टलोलट। ठीक है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट जी हैं। भरतमुनि, भट्टनायक, भट्टशंकुक और भट्टलोलट, ये हमारे पास 4 विकल्प हैं, जिसमें से भट्टलोलट क्या है? प्रथम व्याख्याता है रस सूत्र के। आगे देखते हैं। तोटक छंद है, तोटक छंद में कितने वर्ण होते हैं? आपसे ये प्रश्न बन रहा है दीपा जी से। दीपा जी से प्रश्न बन रहा है कि तोटक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं या फिर 16 होते हैं? सर 12 होते हैं। 12 होते हैं। तोटक छंद में जो वर्ण होते हैं, वर्ण कैसे गिनते हैं? आप लोग ऐसे गिनते होंगे ना, जैसे ये लिखा हो इसी पर हम वर्ण काउंट कर लें। तो एक ट हो गया, एक ट हो गया, एक क हो गया इसमें, और इस एक छाता छ हो गया, फिर एक द हो गया, एक म हो गया। मात्रा नहीं काउंट करते हैं, केवल वर्ण। ठीक है, क हो गया, त हो गया, न हो गया, व हो गया। ठीक है, तो एक दीपा जी से ही प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि उपेंद्र बजरा और इंद्र बजरा एक छंद है। जी सर। इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा। जी सर। तो इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा जो छंद है, दोनों में मात्राएं कितनी होती हैं? अरे वर्णों की संख्या कितनी होती है?
दोनों में सर 11-11 वर्ण होते हैं, इंद्र वज्रा में भी और हाँ उपेंद्र वज्रा में भी। ठीक है, तो और अभी 11-11 होते हैं तो कंफ्यूजन यहाँ होता है ना। अब वर्ड से तो वर्ड हमने गिन लिया जी 11 है, तो विकल्प में हमारे पास इंद्र बज्रा भी आ रहा है, उपेंद्र बज्रा भी आ रहा है। तो फिर हम उस पंक्ति सर को कैसे कहेंगे कि इंद्र बज्रा है कि उपेंद्र बज्रा है? सर इसका सूत्र है जैसे ततज गागा, मतलब तगड़ तगड़ जगड़, और 2 गुरु लास्ट में होंगे इंद्र वज्रा में, और उपेंद्र वज्रा में अच्छा, जतज गागा होगा। तगड़ 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 जगड़। जगड़, जी सर। और यहाँ यहाँ क्या आएगा? यहाँ जगड़ तगड़ सर जगड़ तगड़ फिर जगड़, जगड़। जी, ठीक और है। सर दोनों में लास्ट में गुरु होगा। हाँ, गुरु लास्ट में होगा, ठीक, दोनों में गुरु लास्ट में हो, लास्ट में 2 ठो वर्ड बच जाएंगे जिस पर गुरु मात्रा लगी होगी। ठीक है, बहुत जी अच्छा। सर। तो इसी को आपको याद रखना है। अब 11 हो गए, 11 के बाद अगर दोनों विकल्प में आए हैं तो आप पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तगड़ तगड़ जगड़, तगड़ तगड़ जगड़, ठीक है। अच्छा आकांक्षा जी से ये प्रश्न है कि जो तगड़ है, तगड़ की मात्रा कैसे आती है, कैसे बनेगी? तगड़ पे कितनी मात्रा कौन कौन सी रहेगी? हाँ सर, यमाता राज भान सलगम ये सूत्र है। हाँ, तो तगड़ पे मात्रा कैसे बनेगी? सर तगड़ पे है मतलब 2, मतलब गुरु 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 ठीक, लघु, गुरु गुरु लघु। अच्छा ठीक है। फिर यहाँ भी तगड़ है तो गुरु गुरु लघु, और यहाँ जगड़ पे क्या बनेगा? हाँ सर, जगड़ पे बनेगा लघु गुरु लघु। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ भी बनेगा लघु गुरु लघु, और गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, यही ना। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में 2 गुरु आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में 2 ठो गुरु आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सूत्र सब लोग पहले तो सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। तो सूत्र एक बार हम लिख देते हैं, कांक्षा जी ने बता भी दिया, तो एक बार सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। य माता राज भानस लगा, य माता राज भानस लगा, ठीक है। तो य से बन गया यगड़, एक मिनट, य से बन गया यगड़, कुछ करना नहीं है, हर अक्षर में गड़ लगाना है, ठीक है। म से बन गया मगर, त से बन गया तगड़, र से बन गया रगड़, ज से बन गया जगड़, भ से बन गया भगड़, न से बन गया नगड़, स से बन गया सगड़। अब लगड़ गगड़ नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना, ये 2 ठो वर्ड फालतू है, मात्रा काउंट करने के लिए है, ठीक है। केवल 8 होते हैं, 8 8, ठीक है। लास्ट के 2 बच जाएंगे, तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 कंप्लीट हो चुके हैं। ये लगा जो है ना लास्ट में, यह मात्रा को बनाने के लिए है, क्योंकि अगर उसको हटा देंगे तो हम सगड़ की मात्रा नहीं निकाल पाएंगे कि सगड़ में मात्रा कितनी होगी, इसीलिए लगा लगा हुआ है, ठीक है, ताकि सगड़ की मात्रा को क्या कर सके, काउंट किया जा सके। अच्छा, एक चीज, अब इसकी मात्रा यहाँ से कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस सूत्र के वजह से मात्रा हम कैसे निकालते हैं। ये जो सूत्र हमने लिखा, इस सूत्र से मात्रा कैसे निकलेगी, इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं मिटाते हैं इनको, और मिटाने के बाद जो है एक पर समझते हैं, एक समझ लेंगे सब समझ जाएंगे। अब जैसे हम कहें यगड़ की मात्रा ज्ञात करनी है, तो यगड़ की मात्रा ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखेंगे यह कहाँ है, यह यहीं पे है ना, यहीं से 3 अक्षर लेके जाएंगे, यहीं से 3 अक्षर लेके जाएंगे। यगड़ की मात्रा ज्ञात करनी है
तो य से 3 अक्षर पीछे जाएंगे, ये यहां तक। अब इस पर मात्रा गिनिए, तो य पर 1 मात्रा है, मा पर 2 मात्रा है तो गुरु हो गया, ता पे गुरु हो गया। देखिए यगर की मात्रा आ गई, यगर पे हमारा बना लघु गुरु गुरु। ठीक है, अब अगर हम कहें कि मगर पे क्या आएगा, मगर पे क्या बनेगा, तो मगर पे क्या बनेगा इसके लिए देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, मिटाया। अब जो है आपको मगर का ज्ञात करना है, तो य को छोड़ेंगे और म के यहां से 3 अक्षर लेके चलेंगे, ये रहा। मगर का ज्ञात करना है तो य को छोड़ेंगे, म से 3 अक्षर आगे बढ़ेंगे, बढ़ गया। अब म पे देखिए क्या है, म पे क्या है, 2 मात्रा है ना, तो गुरु। त पे 2 मात्रा है, गुरु। और रा पे भी 2 मात्रा है तो गुरु, यानी मगर पे गुरु 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 बन रहा है। क्लियर है? तो मगर पे हमारा बना गुरु गुरु गुरु। अब वैसे ही अगर हमको निकालना हो तगड़ का, तगड़ का जैसे आकांक्षा जी ने बताया कि तगड़ पे जो है गुरु गुरु लघु है, तो अब देखते हैं कैसे बन रहा है। बात अगर हम करें तगड़ की, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, तगड़ की बात करें तो 3 अक्षर लेंगे तगड़ के यहां से, ये रहा। अब देखिए तगड़ का आएगा, तो देखिए त पे कितनी है, 2 मात्रा तो गुरु लिखेंगे, र पर कितनी है, 2 मात्रा तो गुरु लिखेंगे, और ज पर 1 तो लघु लिखेंगे। हो गया। तो तगड़ पे देखिए गुरु गुरु लघु। क्लियर है? फिर वैसे ही बना भगड़ का, कि भगड़ में सब कितना होगा, भगड़ में, तो भगड़ में क्या करेंगे, भ के यहां से शुरू करेंगे और स तक लेके चलेंगे, 3 अक्षर उसी के पीछे। तो भ पर कितनी मात्रा है, 2 मात्रा ना, तो 2 गुरु हो गया। न पर 1 मात्रा तो लघु हो गया, स पर 1 मात्रा तो लघु हो गया। ठीक है। अब जैसे हम, अब देखिए 2 अक्षर जो फालतू में लगा है उसका उपयोग जान लेते हैं अब थोड़ा सा। अब जैसे हम कह दें कि सगड़ का हमको चाहिए, किसका, सगड़ का, सॉरी सगड़ का। तो सगड़ का निकालना है, तो अब स के यहां से 3 अक्षर चाहिए ना पीछे, तो 3 अक्षर पूरा करने के लिए लगा शब्द को लगाया गया है। ठीक है। तो अब स पे देखिए 1 मात्रा तो लघु हो गया, ल पर 1 मात्रा तो लघु हो गया, और ग पे 2 मात्रा तो गुरु हो गया। ये सगड़ के लिए बन गया। अब तो समझ में आ गया होगा कि मात्रा कैसे निकालते हैं। जी आप सर। लोगों को समझ में आ गया? हाँ क्लियर हो सर। गया ना? ये मात्रा आज भानस लगा जो लिखा जाता है, इससे मात्रा हम कैसे निकालते हैं, जगड़ मगड़ भगड़ तगड़ जो लिखा रहता है, तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पूर्वा किसकी कविता है? तो कविता है किसी की पूर्वा। तो ये प्रश्न जा रहा है, दीपा जी से तो प्रश्न हो चुका है। ठीक है, आकांक्षा क्या प्रश्न जाएगा? तो आकांक्षा जी आप बताएंगी। हाँ सर आगे का, आगे का, इस पर कोई पुरस्कार उसकार भी मिला है क्या? सर पूर्वा पे नहीं, अपूर्वा पे उनको मिला है, केदारनाथ अग्रवाल अच्छा, को। ठीक ठीक, इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपूर्वा एक रचना है, अपूर्वा, इस पर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और यह किसकी रचना है? अपूर्वा, केदारनाथ केदारनाथ, केदारनाथ सिंह हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए। ठीक है, अब केदारनाथ सिंह हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए। अब ये दोनों केदारनाथ केदारनाथ, तो ये सिंह वाले नए हैं, ये जान लीजिए, ये क्या है, नए हैं। केदारनाथ अग्रवाल जो है इनसे पहले थे, क्योंकि इनका जन्म 1911 में है। ठीक है, और केदारनाथ सिंह लगभग ये 32-33 के करीबन है। तो ये जो है केदारनाथ सिंह नए हैं, बाद के हैं, नई कविता में आपको देखने को मिलते हैं।
और केदारनाथ अग्रवाल जो है आपको प्रगतिवाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं की रचना है केदारनाथ सिंह की ये रचना है, सॉरी केदारनाथ अग्रवाल की ये क्या है, रचना है अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, आगे चलिए। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तेरा वैभव, वैभव माने आनंद, खुशी, उत्साह, यश, वैभव माने यश भी हो सकता है। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। क्रंदन माने रोना, दुख, कष्ट। तो कह रहे हैं तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। पंक्ति के लेखक है 65। ये प्रश्न जा रहा है विनीता के यहाँ। विनीता बताओ इसका आंसर क्या होगा। महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा, बहुत अच्छा, महादेवी वर्मा, बिल्कुल पहला विकल्प सही हुआ। ठीक, आगे एक प्रश्न है नगराज। नगराज जो है पर्याय बन रहा है किसका, ये प्रश्न हाँ सोनी के यहाँ भेज दिया जाए। सोनी तुम बताओ नगराज किसका पर्यायवाची है। का आगे भी विकल्प है, सिंह और पर्वत हो गया, और इधर विकल्प आपको देखने को मिलेगा हाथी है, हिरण है। ठीक है, सिंह है, पर्वत है, हाथी है, हिरण है, ये विकल्प बन रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा। पर्वत। नगराज, नगराज पर्वत का है। नग माने क्या होता है, नग माने तो पर्वत होता है। नगराज, नगराज जो है नग माने हाथी होता है। ठीक, नग हाथी, नगराज, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं नगराज। तो नगराज क्या हो गया, पर्वत। पर्वत विकल्प सही हो जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, कहाँ गया, गलत नहीं ना हो रहा है। नगराज, नग मने पर्वत होता है, नग मने पर्वत होता है भाई। सर हिमालय का होगा ना। नगराज, हाँ हिमालय का होना चाहिए था। जी सर, हिमालय पर्वत का होना चाहिए था। ठीक है, पर्वत लगा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सही कह रहे हैं। नगराज यहाँ हिमालय लिखना था विकल्प में, हिमालय पर्वत। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। किधर आ गया, ज्यादा चला गया क्या। चलिए आगे प्रश्न है कुंजर पर्याय है। सोनी से ये प्रश्न रखा जाता है एक और। बताओ कुंजर किसका पर्याय है। हाथी का। हाथी का, नरमरो या कुंजरो, महाभारत में है एक। युधिष्ठिर झूठ बोलते हैं, ठीक नहीं सच बोलते हैं, वो कुंजर बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है शंख बजा देते हैं। ठीक है, तो नरमरो या कुंजर, तो कुंजरो जो है या कुंजर जो है हाथी का पर्याय है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलता है, विनीता से हो गया। हाँ, नम्रता के यहाँ प्रश्न चल रहा है। शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। जागृतावस्था। कौन सा अवस्था, जागृतावस्था, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, पहला। जी। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है, जागृतावस्था। अच्छा, अगला देखेंगे प्रश्न। देखिए एक पंक्ति है और ये पंक्ति को हम भेज रहे हैं। ठीक है, गरिमा का नंबर है, गरिमा तैयार हो जाओ। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियां लहरों से करती है, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसका वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे। पंक्ति के लेखक
तो विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह और शमशेर बहादुर सिंह। सर बहादुर सिंह है क्या? शमशेर कौन बहादुर सा सिंह। विकल्प बनेगा? डी वाला। ये बी वाला कि डी वाला? एक ये है, एक ये है। डी वाला बोल रहे हैं। अच्छा, डी वाला, शमशेर बहादुर सिंह। जी सर। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। चेहरे पर आंच काव्य संग्रह है किसी का, आलोक के पास जा रहा है। चेहरे पर आंच तो किसका है ये? कात्यायनी का है ना? कात्यायनी का। ठीक, बहुत बढ़िया, कात्यायनी का। अरे इसके भाई वही भी थे ना, एक कविता लिखी है। कितने भाई थे? 7 भाई हैं कि बीच? हाँ, कौन सी कविता है वो? बस है चंपा सात सात भाइयों के बीच चंपा। अच्छा, और कुछ सड़क पर भी कोई था, कुर्सी उर्सी लगा के बैठती थी, कौन सा कविता है? वो नहीं याद आ रहा। अरे सड़क वड़क पे बैठी है। अच्छा ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। चलिए, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक है? प्रश्न ये जा रहा है कृष्णा जी के पास कि इनमें से किस कवि की जो है गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं, बड़ी भावुक हैं गोपियां उनकी। तो पहला विकल्प है सूरदास की, और अगला आपके पास विकल्प आएगा, अगला विकल्प है नंददास की, सत्यनारायण कविरत्न की या रत्नाकर की। किसकी गोपियां भावुक है? यहाँ पे मैं विकल्प ही लिख देता हूँ, सूरदास। तो भावुक किसकी है? आवाज जा रही है? अच्छा लग रहा है नहीं जा पा रही है आवाज। चलिए तब तक प्रश्न हम लोग रख लेते हैं अभिषेक के यहाँ। अभिषेक, किसकी गोपियां जो है भावुक रही हैं? हेलो सर। हेलो, अभिषेक बताओ, किसकी गोपियां भावुक रही हैं? सूरदास। सूरदास, बहुत अच्छा। नंददास की तर्क करती हैं और इनकी गोपियां जो है थोड़ा ज्यादा भावुक हैं। ठीक है, जी। आगे चलते हैं। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम। बैसवाड़ी बोली का, अच्छा होती नहीं, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न का जवाब नहीं देना है, ठीक है। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम अवधि। ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्ते सर। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपसे प्रश्न आ रही आवाज आ रही है। चलिए हाँ, चलिए अगला प्रश्न आप ही से है, आप बता लीजिए। भाषाओं का विकास क्रम है, 73 नंबर का ये प्रश्न है। भाषाओं का विकास क्रम है। जी, सबसे पहले संस्कृत होगा, फिर पाली, संस्कृत होगा, पाली, जी, अपभ्रंश और हिंदी। डी ऑप्शन। ठीक ठीक, डी ऑप्शन। चलिए जी, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है, शायद वह आया हो। अगला प्रश्न जा रहा है, सरिता जी हैं, कहीं छूट गई है, उनसे ले लिया जाए प्रश्न। सरिता जी क्या प्रश्न जाएगा कि शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? सर संदिग्ध होना चाहिए पर दिख नहीं रहा है, संभाव्य होगा तब। संभाव्य, ठीक, संभाव्य नहीं, संभाव्य ठीक है। संभाव्य होगा कि संदिग्ध होगा? अब विकल्प में नहीं, संभाव्य हो जाएगा। संभाव्य संभावना ही तो होता है ना। जी सर, तो वो कह रहा है शायद वो आया हो। हाँ जी, तो संभाव्य होगा जी। हाँ, आगे देखेंगे। नीला चाँद उपन्यास है, रुक जाइए देखते हैं। कृष्णा जी से प्रश्न हो गया, प्रतिभा जी से प्रश्न हो गया, अभिषेक से हो गया, आलोक से हो गया, गरिमा से भी हो गया, विनीता से हो गया, कनिष्ठा जी से हो गया। ठीक है, प्रश्न सही चल रहा है। चलिए दीपा जी के यहाँ तब चलते हैं प्रश्न लेकर। नीला चाँद उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान मिला है सर। व्यास सम्मान।
जी सर। ठीक है, व्यास सम्मान। अच्छा, नीला चांद उपन्यास, व्यास सम्मान। अच्छा, ये आकांक्षा नहीं, प्रतिभा जी का नंबर है। तो प्रतिभा जी आप बताएंगी ये नीला चांद पे कौन सा पुरस्कार मिला है? आवाज कट रही है आपकी। हेलो सर, साहित्य अकादमी। हाँ, साहित्य अकादमी। अच्छा, देखिए 2 जवाब आ चुका है, साहित्य अकादमी। अच्छा ठीक है, एक लोग से और पूछ के देख लेते हैं, अकादमी बदल ही जाए एक आध गो और। हाँ, अच्छा आकांक्षा जी से पूछते हैं। आकांक्षा जी बताएंगी इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है? सर साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी। अच्छा, तब हो गया, बहुमत सिद्ध हो गया इसका। दीपा जी ये प्रश्न आपका गलत हो गया। नीला चांद उपन्यास पर जो है पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। ठीक है सर, हेलो सर, दोनों मिला है, व्यास और दोनों मिला है जी। सर साहित्य और व्यास दोनों मिला है, हाँ नीला चांद पर। अच्छा, तब तो प्रश्न बनाने वाला गलत हो गया है। ठीक है, ये प्रश्न यफ बन गया। यफ याद रखेंगे, इस पर दोनों पुरस्कार है। ठीक है, सर 105 नंबर मिल गए। ठीक है, ये प्रश्न यफ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न हम भेजते हैं विनीता के पास। विकल्प है ढोला है। अच्छा, आला नाम से। अच्छा, ये परमाल रासों को आला नाम से किसी ने संकलित करवाया था, संपादन करवाया था या प्रिंट करवाया था, जो भी आप कह सकते हैं, तो कौन था वो व्यक्ति? सर उस समय के तत्कालीन कलेक्टर थे इलियट। चार्ल्स इलियट। जी, चार्ल्स इलियट। ये यही है? जी सर। चार्ल्स इलियट। अच्छा ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये प्रश्न गरिमा के पास रखते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? विकल्प यहाँ मौजूद है। रामचंद्र शुक्ल। बहुत बढ़िया, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ प्रश्न पर ध्यान देना है, ये चित्तवृत्ति ये शुक्ल की है कथन। ठीक है, बाकी कुछ समझ में आए चाहे न आए, अगर चित्तवृत्ति समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि बस इतिहास की परिभाषा शुक्ल जी की है। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? आलोक, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? विकल्प यहाँ मौजूद है। वैष्णव को। ठीक, बहुत बढ़िया, वैष्णवों को कहा जाता है अलवार भक्त। अच्छा ठीक है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये प्रश्न जा रहा है नम्रता के पास। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। बहुत बढ़िया, निम्बार्क संप्रदाय। जी। ठीक है, अगला प्रश्न है भरत मिलाप के रचयिता का नाम। प्रतिभा जी के यहाँ ये प्रश्न है, भरत मिलाप के रचयिता का नाम। सर ईश्वरदास। ईश्वरदास। एक और रचना है इनकी कोई? अंगद पैज। अंगद पैज। ठीक, बहुत अच्छा। सत्यवती कथा। अंगद पैज, तो ये भी भक्ति हो गई, ये भी भक्ति हो गई। और एक जो है इनकी रचना को सत्यवती कथा। सूफी काव्य में लिया, सत्यवती कथा। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं की है? ये प्रश्न हम लोग रख रहे हैं आलोक के पास। तो विकल्प यहाँ पे देखो, घनानंद दिया हुआ है एक विकल्प,
और अगला जो हमारे पास विकल्प है इधर है, भूषण है, पद्माकर है, सेनापति और एक है घनानंद। यहाँ लिख देता हूँ। सर भूषण होंगे। भूषण होंगे। अच्छा ठीक है, एक विकल्प यहाँ बना, दूसरा विकल्प के लिए इंतजार कर। अभिषेक के पास चलते हैं, बताओ इसमें कौन सा बनेगा? घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। भूषण। भूषण। अच्छा, इस पर बहुमत आ रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को टालते हैं। कहाँ? पद्माकर? ये बुझ नहीं है। हाँ। नहीं सर, सरिता जी के पास नहीं, कृष्णा जी के यहाँ चलते हैं। इनसे प्रश्न एक ही पूछा गया था, इसका आंसर बताएंगी? जी सर, भूषण होगा। भूषण होगा। ठीक ठीक, भूषण हो गया। 3 लोग इस पर आ चुके हैं। अच्छा सरिता जी, इसका आंसर बताएंगे? सर पद्माकर है। पद्माकर है। ठीक जी। देखिए, ये बहुमत पे प्रश्न नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। ये आंसर बिना बहुमत वाला होगा, पद्माकर। ठीक है, भूषण जो है केवल और केवल वीररस के मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देशभक्ति भी है, राष्ट्रभक्ति भी है, वीरता भी है, श्रृंगारिकता भी है, सब कुछ में है पद्माकर। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखें, क्या था प्रश्न? देखिए कहाँ गया। रीतिकाल में किस कवि ने श्रृंगार, एक मिनट रुके रहेंगे, हाँ, श्रृंगार, वीर और भक्ति, श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों की जब बात किया जाएगा तो केवल और केवल पद्माकर। 3 के बाद 4 की बात कर रहे तो भी पद्माकर, 5 भी पूछ दे उसमें कुछ और भी जोड़ जाड़ के तो भी पद्माकर। ठीक है, भूषण नहीं, भूषण वीर रस के लिए जाने जाते हैं। रीतिकाल में वीर रस के लिए क्या होते हैं और भूषण जाने जाते हैं। ठीक है, पद्माकर से कहीं ज्यादा वीरता वो लिखे हैं, पद्माकर में बहुत कम है, लेकिन ये तीनों की बात कर दिया इसलिए पद्माकर वहां सही हो रहा है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। ये प्रश्न आलोक जी, गरिमा, हाँ, आकांक्षा जी के यहाँ रखा जाए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक सर स्वामी विवेकानंद 1893। अच्छा, स्वामी विवेकानंद 1893। ठीक है, बी विकल्प सही हो गया। अच्छा आगे देखेंगे, भारतेंदु के किस नाटक में देश की दशा को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है? यह प्रश्न विनीता के पास रखते हैं कि भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक में देश की दशा को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है? अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगनी है। सर अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, ठीक, अंधेर नगरी। चलिए सर, भारत दुर्दशा। बुझनी नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, अंधेर नगरी में जो है राजनीति है, व्यंग है, हास्य व्यंग है, लेकिन भारत की दशा को जो है मनोरंजक ढंग से, आप देखे होंगे फिगर बना बना के मौन तरीके से एक एक व्यक्ति जो है एक एक अंग को प्रदर्शित करता है कि ये भ्रष्टाचार है, ये राक्षस है, ये गरीबी है, यह जो है कि पूंजीवादी है, तमाम चीजें उसमें भाग्य, भारत का फिर भाग्य भी है, एक व्यक्ति बना हुआ है। तो नाटकीय ढंग से क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे। सर इसमें अंधेर नगरी ना होगा? नहीं, भारत दुर्दशा ढंग से कह रहा है इसमें। तो भारत दुर्दशा कौन सा ढंग से है? गुस्सा के ढंग से है क्या? नहीं सर, इसमें थोड़ा नाटिका है, सीरियस रहते हैं सर। अंधेर नगरी जो है शासन है ना। नहीं, देखिए प्रहसन है, व्यंग है और राजनीति के ऊपर है। बात समझिए, इसका संबंध राजनीति से थोड़ा जुड़ता है अंधेर नगरी का, और इसका भी जुड़ता है, लेकिन नाटकीय ये कह रहा है मनोरंजक, मतलब एक जैसे खेल खेल में मनोरंजन के ढंग पर
तो भारत दुर्दशा को ही प्रदर्शित किया गया है। आप लोग देखे होंगे इसमें कौन कौन से आता है, आप आकांक्षा जी नाम बताएंगे उसका। भारत भाग्य है एक तो, सर भारत भाग्य है। हाँ, और सर निद्रा है, मदिरा है। मदिरा है और अकाल भी है क्या? हाँ सर। अकाल भी है। तो ये एक एक व्यक्ति को चित्रित किया गया है, बात समझ में आया। और एक एक व्यक्ति जो है अब जैसे उसका नाम, व्यक्ति का नाम रख दिया भारत भाग्य, तो भारत का भाग्य है। अब दिखाता है कि भारत का भाग्य कैसा होगा। और भारत का भाग्य और मदिरा है और अकाल है, इसमें राक्षस भी है। कोई राक्षस है कि क्या है, उसका क्या नाम है? आप लोग को याद रखना चाहिए नाटक का। नहीं सर, ना राक्षस तो नहीं है, पर रुकिए हम बता रहे हैं, कहीं नोट किया था हमने। हाँ, राक्षस वाला वो है ना, जो जिसके साथ ये मदिरा अकाल ये सब आते हैं, सब मिल करके। अंग्रेजी सरकार का वो प्रतीक है। सर भारत दुर्दैव है, भारत भाग्य है, सत्यानाश है, रोग है। सत्यानाश है, डिसलॉयल्टी है। हाँ, रोग है। और राक्षस वो क्या था? भारत दुर्दैव है, दुर्दैव। हाँ, और डिसलॉयल्टी है, निर्लज्जता है, मदिरा है। तो ये देखिए, ये सब मिल करके भारत को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, पूरी तरीके से खोखला करते हैं, जैसे उस समय की अंग्रेज सरकार कर रही थी। ठीक है, और वो क्या कर रही थी? रोग फैला रही थी, मदिरा दे रही थी, उसी के आने से अकाल पड़ने लगा, भारत का सत्यानाश हो गया। तो अंत में ये भारत का भाग्य क्या होगा, इसी को वो दिखाना चाह रहा है। भारत का भाग्य बेहोश हो जाता है, भारत का भाग्य ही ना बेहोश होता है। इसको कोई जगाने आता है, कौन जगाने आता है? भारत को जगाने कौन आता है? भारत को जगाने भारत भाग्य आता है। बहुत प्रयास करने पर भी जब नहीं मिलता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। अब देख लीजिए, भारत को जगाने भारत का भाग्य आता है और कोशिश करता है कि भारत जगे, उठे, लेकिन ये मदिरा इसको जकड़ ली है, अकाल जकड़ लिया है, इसका सत्यानाश हो गया है, रोग पकड़ लिया है, दुर्देव इसका विनाश करने पर लगा हुआ है। तो सब चारों तरफ से लूटपाट मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और भारत बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है, बेहोश हो चुका है। उसको जगाने भारत भाग्य आता है, लेकिन भारत भाग्य जो है असफल रहता है, और जब असफल रहता है तो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो एक नाटकीय ढंग से, मनोरंजक ढंग से जो है इसी को प्रदर्शित किया गया है, भारत दुर्दशा को। ठीक है, इसमें मनोरंजक ढंग से नहीं है अंधेर नगरी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? ये चलता है प्रश्न, सरिता जी के पास चलता है कि साकेत की रचना का जो मूल उद्देश्य था तो वो क्या है? उर्मिला को महत्व देना। उर्मिला को महत्व देना, ठीक है। ये साकेत रचना मैथिली सर्वगुप्त को कैसे याद आया कि मतलब साकेत लिखना है, उर्मिला को महत्व देना है? सर, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से इन्होंने किया था, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। उसी रचना से ये प्रभावित हुए, उसी लेख से क्या हुए? प्रभावित हुए। तो इन्हें याद आया। हाँ हाँ, 1931 ईस्वी में यह रचना लिखी गई है, साकेत 1931। सर्ग कितने हैं साकेत में? 12। ठीक, 12। तो याद आता है एक रचना है कोई 1912 में भी किया है इनकी, भारत भारती है। भारत भारती, ठीक, भारत भारती, ठीक है, भारत भारती है। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? ये प्रश्न कृष्णा जी के यहाँ रखा जाए। शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं?
तीसरे सप्तक के। तीसरे? जी। तीसरे, अच्छा ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। दूसरे सप्तक के प्रतिभा कवि जी है सर। हाँ? दूसरे सप्तक के हैं सर। अच्छा, पूजनी हो गया फिर जी ये। नहीं सर, वो गलती से निकल गया है। दूसरे सप्तक के अच्छा हैं। ठीक है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा सप्तक 1951 में। 1951 में, ठीक, 1951। अच्छा, इसमें के कवि कौन कौन से हैं? शकुंत माथुर है, शमशेर बहादुर शकुंत है, माथुर है। जी, और धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हम्म, हैं, और हम्म, हरि नारायण व्यास हैं, और हम्म, नेमी चंद्र जैन हैं, और हम्म। भवानी प्रसाद मिश्र हैं। जी ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ऐसे याद कर लिए हैं आप लोग। धर नेमी चंद्र जैन नहीं है, वो तार सप्तक में है नेमी चंद्र जैन। अच्छा, नरेश नरेश मेहता है। नरेश नरेश मेहता मेहता। आप कहिए। एक आपने गलत कर दिया। देखिए, धर हना भ, यही है ना? यहाँ नरेश जी मेहता सर। को लाइए। हाँ, नरेश मेहता। नरेश मेहता को, ठीक है। एक मिनट, गलत हो गया। हम सोचे लय पकड़े हैं तो सब सही चल रहे हैं, एक मिस्टेक हो गया इसी में आपसे। नरेश मेहता। मेहता, ठीक, बहुत अच्छा। और तो ये ससधर हनब ये दूसरे के हैं, ठीक है। जी हाँ, दूसरे सप्तक के ये लोग कवि हैं, ससधर हनब, ठीक है। शकुंतला माथुर चाहे शमशेर बहादुर, दोनों ससे हो गए। धर्मवीर भारती हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, हरिनारायण व्यास हो गए, नरेश मेहता हो गए, भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक प्रश्न आया है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो ये प्रश्न हम ले चलते हैं सोनी के पास। जोड़ी हो ना कि कट गई, देख लेते हैं। हाँ ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का नहीं है, नहीं पे फोकस करना है, नहीं है। विकल्प है सुहाग के नुपुर, और अगला जो विकल्प है इधर है। हाँ, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। हाँ, ये तीनों है और ए नहीं है, सुहाग के ठीक नुपुर। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये तीनों विकल्प जो है ये अज्ञेय का है, यानी अज्ञेय का ये उपन्यास है, ठीक है। अच्छा, सुहाग के नुपुर किसका है विनीता, बताओ। सर अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर का? अच्छा, जी सर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी दृष्टि के कहानीकार कौन है? नम्रता के पास ये प्रश्न जा रहा है कि प्रगतिवादी दृष्टि के कहानीकार कौन है? यशपाल है सर। यशपाल, यशपाल, ठीक। ये प्रगतिवादी दृष्टि के हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा कहानी यथार्थवादी है? इनमें से कौन सी कहानी जो है यथार्थवादी है? गरिमा के पास चलते हैं। पूस की रात। पूस की रात, पूस की रात यथार्थवादी है, ठीक, बहुत अच्छा। पूस की रात जो कहानी है यथार्थवादी है, और ये नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, प्रेरणा, ये सब आदर्शवादी है। अच्छा ठीक है। नई कहानी के तात्पर्य, नई कहानी के तात्पर्य, इस प्रश्न को हम ले चलते हैं आलोक के पास। बताओ, नई कहानी के से क्या तात्पर्य है? ये विकल्प दिया हुआ है। 1960 के बाद की कहानी ना? 1960 के बाद की कहानी नई कहानी है। हाँ, नई पत्रिका जो है आपका 1954 में आती है। 50 के बाद। तो 54 में आती है, तो आपका यहाँ हो जाना चाहिए ना, 50 के आसपास।
तो 1950 के बाद की कहानी ही नई कहानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, 1950। अच्छा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार है? ये प्रश्न प्रतिभा जी के यहाँ चलता है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी सर कंफर्म नहीं है मुझे। शुक्ल युग? शुक्ल युग? तुक्का? नहीं पता, लग रहा है, नहीं पता सर। सरिता जी क्या चलते हैं? सर द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, अच्छा ठीक है। कृष्णा जी क्या चलते हैं? इस पर और इस पर आ चुके हैं। सर कंफर्म नहीं है लेकिन द्विवेदी युग लग रहा है। अच्छा, इस पर इससे 2 लोग बहुमत आ गया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा जी का भी ले लेते हैं, किसमें देखते हैं वो उनका जवाब किसमें जा रहा है? सर द्विवेदी युग है, क्योंकि जब प्रताप पत्रिका से जुड़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी उसे संपादित कर चुके हैं। अच्छा, तो आपका भी बहुमत जा रहा है द्विवेदी युग में। जी सर। ये ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। हाँ, विनीता क्या चलते हैं, बताओ कि इनका संबंध किस युग से है? मत ज्यादा द्विवेदी की ओर जा रहा है। सर मुझे तो विनीता, अच्छा, जय बजरंगबली कहीं लग रहा ही रहा है। द्विवेदी युग ही होगा। अच्छा, बहुमत देख के, ठीक है, कोई बात नहीं। नम्रता बताओ किसमें जाएगा? सर द्विवेदी युग ही होगा, कंफर्म है। द्विवेदी युग होगा? जी सर। अच्छा, चलिए गरिमा के पास चलते हैं। सर द्विवेदी ही होगा। द्विवेदी होगा? इतना कॉन्फिडेंस इतने लोगों का जा रहा है भाई, क्या बात है। अच्छा आलोक? सर हम अलग हो जा रहे हैं, शुक्ल युग रहेगा हमारा। शुक्ल युग नहीं, अलग, ये तुक्का है। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी का, हाँ ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उनका युग जो है शुक्ल युग ही माना जाएगा। ठीक है जी सर। शुक्ल युग आप लोग देखिएगा। जैसे आप लोग का बहुमत तो काफी द्विवेदी युग की ओर चला गया है, झुक गया है, लेकिन इसका आंसर जो है शुक्ल युग होगा। ठीक है, सर प्रतियोगिता साहित्य में द्विवेदी युग ही दिया है। दिया है, थोड़ा सेंड जी सर, करिए। कई जगह द्विवेदी युग ही दिया है। सर द्विवेदी युग पढ़े हैं हम। हाँ अच्छा, सर, ये अब तक तुक्का लग रहा था। अच्छा ठीक है। सर मेरा तुक्का नहीं लगा। तो तुक्का नहीं, कंफर्म था। अच्छा भेजो देखते हैं। एक मिनट। द्विवेदी युग में मानते हैं, उनके बाद पहले वालों को कैसे हम लोग शुक्ल युग में मान सकते हैं? किसको? माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी क्षयवाद में, शुक्ल युग में। ठीक है सर ये दिया है इसमें प्रश्न, यूथ में ये सर वो जो प्रश्न दिया 7 है। की बुक है ना, हाँ हेलो हाँ सर, जो 6, 7, 8 की किताब आती है हिंदी की, उसमें 7 में गणेश शंकर विद्यार्थी का एक जिक्र है। उसमें मतलब उनका चैप्टर है कोई, उसमें दिया होता है हाँ। कि ये द्विवेदी युग के ही है। अच्छा, द्विवेदी युग के हैं। जी सर, यूथ हमको साक्ष्य वहीं के से रूप में ध्यान आ रहा है प्रस्तुत, बस। ठीक ठीक, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, अभी आ रहा है, देखते हैं। साक्ष्य के रूप में इसमें प्रस्तुत करिए। इस क्वेश्चन को अभी रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, तब तक साक्ष्य आ जाता है, देख करके मुझे सेंड किया जाए। सब लोगों के पास कहीं ना कहीं देखे होंगे तो उसको सेंड करेंगे ग्रुप में। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस परंपरा का आलोचक बताया गया है? ये प्रश्न अभिषेक के पास चलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस परंपरा का आलोचक बताया गया है? विकल्प है छायावादी आलोचक,
अगला विकल्प है आपके पास शुक्ल परंपरा का आलोचक, प्रगतिवादी आलोचक या प्रयोगवादी आलोचक। शुक्ल का होगा सर, शुक्ल परंपरा का शायद। अच्छा, तो शायद हम नहीं कन्फर्म नहीं है। चलिए इसको कन्फर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्रतिवादी क्या चलते हैं, बताएंगे कि ये किस हजारी प्रसाद द्विवेदी किस, अच्छा एक विकल्प छूट गया ना, उसको भी इधर ही लिख देते हैं। कौन सा विकल्प था वो? छायावाद। छायावादी परंपरा, यही विकल्प था ना उधर। ठीक है, तो आ गया। जी सर। अब ये चारों विकल्प यहाँ दिख रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस में रखा जाएगा? सर शुक्ल परंपरा में। शुक्ल परंपरा में, ठीक ठीक। अच्छा, सरिता जी से भी पूछ लिया जाए। सर शुक्ल परंपरा का आलोचक। ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए शुक्ल परंपरा के आलोचक। अच्छा, मम्मट ने कितने, हाँ इधर देखेंगे, मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताते हैं? मम्मट ने काव्य प्रयोजन कितने बताए हैं? 8, 6, 4, 5। ये कृष्णा जी के यहाँ प्रश्न गया है। मम्मट ने काव्य प्रयोजन कितने बताए हैं? अभी साक्ष्य आप लोगों का नहीं आया विकल्प। अच्छा, क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा, इसीलिए विकल्प हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को ले चलते हैं दीपा जी के यहाँ सबसे ऊपर। सर 6, मम्मट ने काव्य प्रयोजन 6 माना है। जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया, 6 माना है। काव्य प्रयोजन वो बताते हैं कि 6 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आकांक्षा जी के यहाँ कि एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है। मात्रा में त्रुटि है, कोई बात नहीं है। प्लेटो है। प्लेटो का कथन है। प्लेटो का कथन है कि एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। ठीक है, सबसे बेकार वस्तु वो बताए ना, गोबर से भरी टोकरी सबसे बेकार, लेकिन यदि वो अपना महत्व रख रही है, अपना उपयोग रख रही है, तो फिर वो भी सुंदर है। ठीक है, ये बात किसने कहा? तो आकांक्षा जी ने आंसर बता दिया कि प्लेटो ने कहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, प्लेटो ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्विवेदी युग को कहा जाता है, विनीता के यहाँ ये प्रश्न है कि द्विवेदी युग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर जागरण सुधार काल कहा जाता है। हाँ, तो इसमें विकल्प में है नहीं, लिख देंगे विकल्प। कौन सा विकल्प? इनमें कोई नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, यह प्रश्न रखते हैं गरिमा के यहाँ, द्विवेदी युग को क्या कहा जाएगा इसमें से? सर नव जागरण काल भी कह सकते हैं। जागरण कह सकते हैं। चलिए आपका विकल्प, 2 ठो आपका विकल्प मान लिया जाए। चलिए गरिमा बताओ, इसमें से क्या कहा जाएगा? सर हम इसमें से कोई नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें कोई कंफर्म ही नहीं है। ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, आलोक के पास चलते हैं, बताओ कौन सा विकल्प इसमें सही हो रहा है? 2 आंसर बन रहे हैं इसमें, इनमें से कोई नहीं। नवजागरण काल भी बन गया। आलोक आवाज जा रही है? अच्छा ठीक है, नहीं जा रही होगी, कोई बात नहीं है। हाँ सर आ रही है, बोलिए। हाँ इसको बताओ, 94 वाला बताओ, 94। द्विवेदी युग को क्या कहा जाएगा? इसको नव जागरण काल। नवजागरण काल कंफर्म है? हाँ सर, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया है ना, तो इसको नवजागरण। ठीक, बहुत अच्छा, नवजागरण काल ही कहा जाएगा। ठीक है, जागरण सुधार काल या फिर नवजागरण काल, क्योंकि संगम काल कहा नहीं जा सकता। पुनर्जागरण जो है भारतेंदु है, यानी पुनः जागा भारतेंदु युग में। ठीक है जनता। चलिए आगे देखते हैं।
सूफी साधना के 4 मुकामों में क्या सम्मिलित नहीं है? यह प्रश्न चलेगा जो है नम्रता के पास। ठीक है, हाँ। आवाज नहीं आई है सर। बी वाला नहीं है, कैफियत। कैफियत। अच्छा, इसका क्रम बताओ कैसे बनेगा? क्रम सूफी साधना में 4 मुकाम है, तो चौथा मुकाम कहाँ है? इसमें तो 3 ही हुआ ना, तब एक कट गया, तो चौथा क्या है? एक तरीकत है। तरीकत। अच्छा जी। अच्छा, इसका क्रम लगाएंगे सरिता जी। सरिता जी, इसका क्रम बताइए, कौन कौन है, कैसे है, कौन सा क्रम पहले? हाँ, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। अच्छा, ये हो गया। इन्होंने बताया एक मिनट। शरीयत, शरीयत के बाद इन्होंने बताया तरीकत, मारिफत, और इसके बाद ये बताती है मार्फत, और इसके बाद इन्होंने बताया हकीकत। चलिए, अभी जानना चाहेंगे कि क्या यह क्रम सही है? तो ये क्रम जानने के लिए हम कृष्णा जी के यहाँ चलते हैं। क्या यह क्रम सही है? आपको ये बताना है। यस सर, ये सही है। सतमा। अच्छा, सही है जी। अच्छा, मुझे कुछ शायद मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ। प्रतिभा जी के पास बढ़ाता हूँ इसको। जी सर, पहले हकीकत आएगा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। बहुत अच्छा, बिल्कुल। ये जो है क्रम गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसमें होना चाहिए था शरीयत, इसके बाद तरीकत, इसके बाद मारिफत, सॉरी मारिफत नहीं, यही तो बदलना है। हाँ, हकीकत, और इसके बाद आना था मार्फत को। नहीं सर, सरिता जी वाला सही था। अच्छा जी सर, हकीकत लास्ट में आता है ना सर, हकीकत लास्ट में आएगा। हकीकत तो लास्ट में आएगा ना, उसको ज्ञान। आप लोग सही से देखिए, आप लोग सही से देखिए। ठीक है, सर पहले से देखिए। हकीकत होगी सर, पहले सत्य का ज्ञान होगा उन्हें, उसके बाद फिर परमात्मा का मिलन होता है। मार्फत का मतलब होता है कि बिल्कुल आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, हकीकत का मतलब उसे सत्य का ज्ञान होता है। बात समझ में आया? तो पहले जब सत्य का ज्ञान होगा तब जाके वो मिलेगी। आप सही से देखिए और इसका क्रम ऐसे याद रखिए। पहले तो देख लीजिए ये सही है कि नहीं। सर देखिए, पहली अवस्था होती है जिसमें ज्ञान के नियम का पालन किया जाता है, शरीयत। हाँ। और दूसरी अवस्था होती है जिसमें हृदय शुद्ध हो जाता है, तरीकत। हाँ। और तीसरी अवस्था मारिफत है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की अनुभूति होने लगती है मारिफत में। हाँ, और हकीकत में बंदा खुदा को प्राप्त कर लेता है। नहीं, तब गड़बड़ हो गया। हकीकत में सत्य का बोध होता है। ठीक है, ये गलत है। सर सही बता रहे हैं सर, मार्फत ही लास्ट में आएगा सर, सही बता रहे हैं। मार्फत लास्ट में आएगा भाई, बता तो रहे हैं मार्फत लास्ट में आएगा। तीसरे नंबर पे सर हकीकत आया है, तीसरे नंबर पे हकीकत है। ऐसे करेंगे, देखिए, सतहम। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में बैठाइए कि सूफी साधना के 4 मुकामों में जो सम्मिलित है उनका जो क्रम बन रहा है वो सतहम बन रहा है। ठीक है, पहले हकीकत सत्य का बोध होता है, सत्य का बोध, तब ईश्वर में बाद में विलीन होंगे। ठीक है, सत्य का बोध पहले हो जाएगा, और जब सत्य का बोध हो जाएगा तब आप जाएंगे आगे। ठीक है, सतहम याद रखेंगे ये क्रम। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अगला जो प्रश्न है अनाम दास का पोथा, इसके लेखक है, ये प्रश्न सोनी को छोड़ दिया जाता है। अनाम दास का पोथा, इसके लेखक है, विकल्प एक मिल गया राम कुमार वर्मा। अगला जो विकल्प है इस पेज पर होंगे। हाँ, अगला जो विकल्प है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ राम कुमार वर्मा है एक, यही लिख देता हूँ। चलो ये बताओ, ये प्रश्न किसका है, उपन्यास किसका है? अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल। अच्छा, क्या उपन्यास है? इस प्रश्न को ले चलते हैं, कृष्णा जी के पास छोड़ते हैं कि क्या जो उपन्यास है ये किनका है? क्या आप इनका मनोहर श्याम जोशी का है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, मनोहर श्याम जोशी। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या है। मूल समस्या इसकी बताना है आलोक। मूल समस्या इसकी क्या है? बच्चों पर पढ़ने वाला सी वाला। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, सी विकल्प इसमें सही होगा कि तलाकशुदा दंपतियों का जब दंपति जो है तलाक ले लेते हैं तो फिर उस पर उसका प्रभाव जो है बच्चों पर क्या पड़ता है, इसी को उसमें दिखाया गया है। ठीक है, दोपहर का भोजन है नम्रता, ये प्रश्न है दोपहर का भोजन, कहानी है, विकल्प एक छुपा हुआ है। हाँ, अमरकांत का है। अमरकांत जी। अच्छा, ठीक है, अमरकांत। चलिए आगे देखेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? इस प्रश्न को हम रखते हैं सरिता जी के यहाँ। प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उसमें कौन सा पात्र आपको नहीं दिखता है? सरिता जी आवाज जा रही है? जी सर, हरखू 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 हरखू, बहुत अच्छा। हाँ, हरखू नहीं है, घिस्सू है, माधव है, बुधिया है, पर हरखू नहीं है कफन में। ठीक, अच्छा, कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? प्रतिभा जी, कौन सा पात्र जो है चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो देखिए, एक विकल्प है आपका सिंहरण, एक मिनट, सिंहरण है, अलका है, इसके बाद इधर है, देखेंगे, इधर है, चाणक्य है, मिहिरदेव है। सर मिहिरदेव है, मिहिरदेव चंद्रगुप्त का है, उसका स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का है, ठीक, बहुत बढ़िया। मिहिरदेव इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, नहुस नाटक का रचना काल है, ये प्रश्न हम अभिषेक के यहाँ ले चलते हैं। नहीं, अभिषेक के यहाँ नहीं, ये प्रश्न हम दीपा जी के यहाँ ले चलते हैं। सर 1857 है। 1857, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1857, ठीक है जी। कजरी वन में राजहंस किसका निबंध है? आकांक्षा जी, कजरी वन में राजहंस। सर विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र, अच्छा, ठीक है। विनीता, क्या ये प्रश्न सही है? विद्यानिवास मिश्र बनना चाहिए या फिर विजय देव नारायण शाही बनने चाहिए? बताओ। सर कुबेर नाथ राय रहेगा ना? अच्छा, कुबेर नाथ राय रहेगा, अच्छा, ठीक है। 2 विकल्प यहाँ आ चुके हैं, तो कंफर्म करते हैं, देखते हैं किधर जा रहा है। गरिमा, बताओ इसमें कौन सा बनेगा आंसर? सर हमको तो सी वाला ऑप्शन लग रहा है। सी वाला, अच्छा, लग रहा जी है। सर। अच्छा, अभिषेक, कौन सा विकल्प बन रहा है इसमें? सर यही है, कुबेरनाथ राय रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। मतलब विद्यानिवास मिश्र गलत हो गए। जी सर।
अच्छा, गलत क्यों हो रहा है कांक्षा जी? सर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम 70,000 ऐसे एकदम करीब है, और गलतियां होंगी इस स्टेज पे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, शुभ नहीं है, शुभ संकेत नहीं होंगे, अशुभ संकेत होने लगेंगे, फिर शुभ संकेत बदलिए इसको। चलिए ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? ये प्रश्न रखा जाए सरिता जी के यहाँ कि शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? सर रसवादी। रसवादी, ठीक, रसवादी, रसवादी आलोचक है। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके लेखक कौन है? कृष्णा जी आप बताएंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण एक आलोचना ग्रंथ है, तो ये किसका है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का। बिल्कुल, बहुत अच्छा, रामविलास शर्मा। 1912 में इनका जन्म हुआ था ना? जी सर। ठीक, आगे देखेंगे। इतिहास और आलोचना, ये ग्रंथ है इतिहास और आलोचना। प्रतिभा जी आपके यहाँ ये प्रश्न है कि इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पे 3 विकल्प दिया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर नामौर सिंह, और एक विकल्प इस साइड है, उसको देख लेते हैं क्या है, डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉक्टर नागेंद्र भी जोड़ देते हैं, नामौर वाला विकल्प, डॉक्टर नामौर सिंह नागेंद्र। हाँ, तो आपका विकल्प आ गया कि नामौर सिंह, तो नामौर सिंह बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, डॉक्टर नामौर सिंह, इतिहास और आलोचना इस ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। पा धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन, नम्रता के यहाँ चलते हैं ये प्रश्न लेकर के। पा धातु का लट लकार है ये, और मध्यम पुरुष है, और उसका भी बहुवचन है। सर पिबत्था होगा। पिबत्था, चलिए एक विकल्प आ गया। ये तो बी ठीक वाला, है। बी वाला, उसमें छोटी की मात्रा रहेगी। अच्छा, छोटी की मात्रा रहेगी। अच्छा, जी। गलत हो गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसमें विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, मात्रा पे अगर त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं है, पर उसमें जो है विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है ना? क्या आता है? ये पूछते हैं हम सरिता जी से। सरिता जी बताएंगे कि मध्यम पुरुष में तीनों वचन, इसका क्या बनेगा? सर बनेगा पठसी पठथा पठत। तीसरे वाले में विसर्ग नहीं रहेगा, दूसरे वाले में तीसरे विसर्ग रहेगा, बीच वाले नहीं, अरे तो पठती का नहीं पढ़ के बताइए, इसका पढ़ के बताइए क्या बनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा फिर। ठीक ठीक, बिल्कुल। विसर्ग जो है ये बहुवचन में नहीं, द्विवचन में आएगा। ठीक है, बहुवचन वाले में नहीं आएगा, तो विसर्ग से ही महत्व था यहाँ पे। ठीक है, मात्रा में त्रुटियां हो जाएंगी तो हो जाने दी, वो मिस्टेक हो गया है कंप्यूटर महाराज के यहाँ से। आगे देखिए, एक प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है क्या ये? ठीक है, लास्ट प्रश्न है। जगत शब्द का तृतीया एक वचन है, ये प्रश्न हम लोग रख रहे हैं आलोक के यहाँ कि जगत शब्द का तृतीया एक वचन। सर जगते एक वचन में तृतीया, जगते। अच्छा, ये वाला, चलिए ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। बताएं हम। सरिता जी के यहाँ से नहीं, सरिता जी को नहीं बताना है।
ये विनीता से पूछ लिया जाए। सर जगती होगा। जगती, बहुत बढ़िया। चलिए जगती हो गया, 2 विकल्प आ गए। चलो गरिमा से प्रश्न है ये, बताओ इसमें कौन सही होगा। जगता। जगता, ठीक, बहुत जी बढ़िया, सर। जगता यहाँ सही होगा। ठीक है, जगत शब्द का तृतीया एक वचन जो है आपका बनेगा जगता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने, अच्छा अभी होगा भाई, आगे पेज है एक। ठीक है, 112 रखा हुआ है और यहाँ पे जो है 112 क्वेश्चन। किधर गया? 8 के बाद 12 नहीं, 9 भी है इधर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ल ध्वनि है। सोनी के पास ये प्रश्न भेजा जाए, ल ध्वनि किस प्रकार का है? पार्श्विक। पार्श्विक, बहुत बढ़िया, पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, फलागम के प्रकार बताएंगे। ठीक है, आकांक्षा जी से प्रश्न रख लिया जाए एक, फलागम के प्रकार हैं। सर 5। 5 कौन कौन? नाम बताएंगे। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी। बीज हो गया, बिंदु हो गया, पताका हो गया, पहरी, पताका हो गया, प्रहरी हो गया, सर एक और है। कार्य भी है क्या? हाँ सर, कार्य कार्य नहीं है सर। बिंदु, ये पताका, प्रहरी है कि प्रकरी है? हाँ सर प्रकरी है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, कार्य ही तो है। अच्छा ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब प्रतिभा जी से पूछ लिया जाए, ये सही है कि गलत है? जी सर सही है सर, इसका सूत्र सही है ना? है बीज मात्र का बिंदु, जी बीज मात्र का बिंदु पताका बनकर प्रकृति की तरह कार्य करने लगा। अच्छा, ये तो मेरा ही लग रहा है कि ये सूत्र है क्या? जी सर, आपने बताया था जी। अच्छा, मैं ही भूल जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, भला तो आपको याद है, बहुत लोग तो भूल गए। देखिए आकांक्षा जी भूल गई हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा रहा 5 इन्होंने बताया है। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पढ़ी कमाए किन्हो कहाँ। पढ़ी कमाए किन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये प्रश्न हम अभिषेक के यहाँ दे दिए। बताओ, एक विकल्प उधर भी है, अगर विकल्प चाहिए तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा है। कहाँ गया? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को हम इधर ही लिख देते हैं। चलो, प्रताप नारायण मिश्र। ये क्या लिखा गया? चलो, प्रताप नारायण मिश्र यहीं पे आ गए। अजय सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अज्ञा, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, ये किसका है? भारतेंदु। भारतेंदु, ठीक, बहुत अच्छा, एक विकल्प आ गया। दूसरा विकल्प की तैयारी करते हैं, गरिमा के यहाँ प्रश्न रखा जाए। बताओ ये किसका है? सर वैसे पढ़े तो नहीं है, गेस कर रहे हैं भारतेंदु ही। अच्छा भातेंदु, ठीक है, गेस तो बड़ा तगड़ा जा रहा है। विनीता, प्रश्न का उत्तर दो। सर भारतेंदु सही है? प्रताप नारायण मिश्र है, कंफर्म है? जी सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, प्रताप नारायण मिश्र का है ये। ठीक है, कि पढ़ी कमाए किन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। लास्ट प्रश्न है, हाँ लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। चलिए, मनः कला सस्भान कला 1600 बन्नी, यह पंक्ति का संबंध है। सोनी के यहाँ ये प्रश्न रख दिया जाए।
आदिकाल से ये प्रश्न है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज। चंद्रवरदाई का, ठीक, बहुत अच्छा। चंद्रवरदाई का ये कलम चल के नहीं रही, ठीक है। चंद्रवरदाई का है, किस रचना से है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक, ठीक है, पृथ्वीराज रासो से है। चलिए, हमारा जो है 112 क्वेश्चन का ये पीडीएफ था, और जो आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टारगेट 125 का था, पर ये 112 ही बन पाया था, ठीक है। अब अगले जो है, अगले दिन लगभग 60-70 प्रश्न लगभग रहेंगे, 50 से ऊपर ही कोशिश करेंगे कि मतलब क्वेश्चन रखा जाए, ठीक है। तो ठीक है, अब इतना ही क्लास आज के लिए। थोड़ा समय देख लेते हैं पहले तक। हाँ, बिल्कुल समय हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, और आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा रहा है, और प्रश्न भी आप लोगों ने बहुत जवाब अच्छा दिया है। अब देख लीजिए, जवाब जैसा आप लोग दे रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप 70,000 के 65,000 70,000 ये 2 कैटेगरी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ। 65,000, पहले इसको लिखना जरूरी है, 3 0, और 70,000 फिर 3 0। रुकिए, ये पेन चल नहीं रही है, दूसरी पेन लेना पड़ेगा, लग रहा है चार्ज नहीं। एक मिनट, चलिए। तो ये 3 0, ठीक है। तो ये हो गया 65,000, और ये हो गया 70,000, और इसके आप लोग बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल करीब, क्योंकि आप लोगों का स्कोर पहुंच रहा है 80%। 80% स्कोर आपका अच्छा जा रहा है। अब आपको 15% और बढ़ाने हैं इसमें, 15%, ताकि ये 95% हो जाए। और 65,000 70,000 ये 2 कैटेगरी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। टीजीटी आपके 65,000 पे लगभग ज्वाइनिंग कराएगी, और पीजीटी जो है आपको 70,000 के यहाँ लेके जाएगी, ठीक है। तो 65,000 और 70,000 बहुत कम दूरी रह गया है आपका, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। देखिए, 95 होगा तो आपका सिलेक्शन है 95% पर, आप 80 के यहाँ पहुंच गए। आपकी जो तैयारी है वो 80% हो चुकी है, ठीक है। बचा 15% और है। बस वही दिन रात की कोई चीज जो याद है वो भूले ना। नया चीज 2 ही हम सीखे दिन भर में, 4 ही सीखे या 10 ही सीखे, लेकिन पुरानी चीज हम रिपीट करते रहे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि नया चीज हमको ज्यादा न मिले चलेगा, लेकिन जो हमने पढ़ा है आज तक वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, और ये फिट रहेगा। जब तक आप दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाएंगे तब तक इसमें से एक भी डाटा इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर दिमाग को इधर उधर कर रहे हैं तो आपका डाटा एक एक निकलेगा। बात समझ गए? जैसे बोरी समझ लीजिए, पाइप समझ लीजिए, दिमाग को क्या समझिए आप, पाइप समझ लीजिए। पाइप समझ रहे हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका दिमाग जो है बिल्कुल एक पाइप की तरह इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, पाइप की तरह। ये इधर से और इधर से एकदम पाइप की तरह क्या है, ये भरा हुआ है। अब देखेंगे, इसमें पूरा ज्ञान आपने क्या कर दिया है, भर दिया है इस तरीके से, और दोनों में उठा हुआ है ताकि इसमें से जो है एक भी बूंद गिर नहीं रहा है, न इधर से गिर रहा है न इधर से गिर रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप इसमें कुछ भी भरेंगे, इधर से एंट्री मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे पानी है इसमें भरा, एक बूंद अगर इधर पानी पड़ा तो इधर से एक बूंद पानी निकल जाता है। वैसे ही आपका दिमाग है, ये समझ लीजिए। आपने इसमें सारा ज्ञान भर रखा है, और भर रखा है इसमें, थोड़ा भी इधर उधर की बातें आप भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो दिमाग से इधर से क्या होगा, कुछ चीजें निकलेगी। बात समझ में आ रहा है? कुछ चीजें निकलेगी कौन सी बात, जो आप काफी दिन से यूज नहीं कर रहे हैं, जिस बात को आप काफी दिन से छोड़े हुए हैं दिमाग में सेव करके, वो बात क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी।
क्योंकि ये कंप्यूटर वाला मेमोरी नहीं है, ये जो है मनुष्य का मस्तिष्क का मेमोरी है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिक डिलीट करती है ये। ठीक है, कंप्यूटर में हम डिलीट करते हैं, हमको देखना होता है कौन सा डिलीट करें, कौन सा रखें, कौन सा डिलीट करें, कौन सा रखें। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ऑटो सिस्टम है, जो बात आप ज्यादा दिन दिमाग में छोड़ दिए, यूज नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, आपके दिमाग में वही चीज रुकेगी जिसका आप जो है बार बार क्या कर रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं, बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं, बार बार उसका काम यूज ले रहे हैं। जैसे मोबाइल में है, मोबाइल में बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर ले, लेकिन जिस ऐप का आप यूज नहीं करेंगे, मोबाइल कहेगी कि ये ऐप जो है बहुत दिनों से बेकार पड़ा हुआ है, इसको डिलीट करिए, बेकार ऐप है। मोबाइल संकेत करने लगती है, क्योंकि वो अपने से डिलीट नहीं कर सकती। अगर डिलीट करने लगे अपने से तो आप उसको कुछ काट देंगे ना, तो मोबाइल भी डरती है कि मनुष्य है ऑटोमेटिक, अगर हम डिलीट कर देंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, पटक पटक के फोड़ देगा कि ये सारा चीजें अपने से डिलीट कर देती है बिना पूछे जाते। लेकिन माइंड जो है ना, इसको आप कुछ फोड़ नहीं सकते, क्योंकि चोटाफी को लगेगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें फिट है, नहीं तो मेमोरी हैक हो जाएगी, पागल बन के घूमने लगेगा व्यक्ति। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक है। जो चीज इसको लगता है कि काफी दिन से यूज नहीं हो रहा है, इसको व्यक्ति दोहरा नहीं रहा है, लग रहा है ये बेकार बात है, झूठे दिमाग में पड़ी है, तो ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। इसीलिए आपको क्या करना है, दोहराते रहना है, ताकि माइंड को ये हो जाए कि इसका बहुत उपयोग है, क्योंकि जो व्यक्ति है इसको बार बार प्रयोग कर रहा है, तो इसको वो संभाल के रखेगा, डिलीट नहीं करेगा। बात समझ में आया? इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपको बार बार क्या करना है, दोहराते रहना है, ताकि माइंड को ये पता रहे कि इसका उपयोग है, अन्यथा वो उसको डिलीट कर देगा, समझ जाएगा बेकार ऐप है, बेकार ऐप की तरह बेकार बात है ये। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सर पढ़ते हैं तो सर दर्द होने लगता है, तो सर दर्द होने लगता है, सर दर्द होगा। देखो एक माइंड है, माइंड बिल्कुल बॉडी की तरह है, ये देखिए ये बॉडी है, बॉडी। सर आप इस, हाँ सर कभी कभी मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी पढ़ने का। उसका भी बता रहे हैं। एक ये भी देख लीजिए सर दर्द का। अब लोग कहते हैं सर दर्द हो रहा है, सर दर्द करने लगा। मैंने कहा सर दर्द करने लगा, तो सर दर्द को आप शुभ मानिए, शुभ क्यों? अब देखिए, अब ये बोरी है, इसमें आप घास भूसा की तरह कुछ भी भरेंगे तो ये फूल करके तन जाएगी, अब तन जाएगी तो बोरी पे क्या होगा, तनाव आएगा ना, तो बोरी को दर्द होगा, बोरी को क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा जब ये तनेगी। तो बात समझ में आया? और तन करके ये थोड़ा सा बढ़ जाती है, रबड़ वाली बोरी है, तन करके थोड़ा सा बढ़ जाती है, आप फिर ठूसते हैं, फिर तनाव आता है उसमें, तो दर्द तो होगा जब तनेगी तो, क्योंकि उसकी कोशिकाएं जो होती है बढ़ती हैं, विस्तार करती हैं, तो दर्द होता है। ठीक है, और उस पर जो है तनाव पैदा होता है। वैसे ही मस्तिष्क है, इसमें आप शब्द भर रहे हैं ना बोरी की तरह, यह भी मस्तिष्क भी है। जब शब्द खूब ठूसते हैं तो उसमें तनाव आने लगते हैं, और खासकर तब तनाव आते हैं जब आप नए चीज भरते हैं। पुराने तो मस्तिष्क समझ जाता है, ओ वही दोहरा रहा है, तो उसी जगह पे उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन जब खासतौर से जब आप नया चीज भरते हैं ना, नई चीजों को पढ़ते हैं, तो वहां ज्यादा तनाव लेता है, सरदर्द और तेजी से बढ़ जाता है जब नया चीज को आप पढ़ते हैं। क्योंकि नया चीज अब जब इंटर जाता है तो वो जगह घेरता है, पुराना चीज तो रिप्लेस हो जाता है पुराने जगह पर, लेकिन नई वाली चीज जो होती है वो जगह लेती है, और जब जगह लेती है तो दिमाग में क्या होता है, तनाव होता है। तो इससे घबराइए मत, वो शुभ बात है कि आपका दिमाग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में? वो थोड़ा सा और जगह बनाएगा उसको रखने का, थोड़ा तनाव तो होगा, दर्द तो होगा जब बढ़ेगा तो। ठीक है, तो ऐसे हमारा दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और हमारे दिमाग में शब्द भंडार बढ़ते चले जाते हैं, काफी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा चीज, अभी सरिता जी ने कहा कि सर पढ़ने का मन नहीं होता है, तो पढ़ने का मन नहीं होता है। अब इसको देखिए, क्यों नहीं पढ़ने, कभी ऐसा नहीं है, पढ़ने से तो मन होता है, कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं करता है एकदम पढ़ने का, जैसे मेरा कभी हाँ, इन्होंने कहा कि सर कभी कभी जैसे मन नहीं होता है, तो देखिए कभी कभी अगर आपका मन ना होता है तो आप मोबाइल देखने लगते हैं या कोई चीज करने लगते हैं,
तो इससे जो होता है ना कि जैसे आप कोई कार्य करेंगे तो वो दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा, और घुसेगा तो कोई चीज डिलीट हो जाएगा। तो आप कोई चीज फालतू काम ना करिए, बिल्कुल आंख को बंद करिए और 1 घंटा के लिए ऐसे रेस्ट दीजिए, तो आपका ये सर दर्द या फिर मन थोड़ा सा हल्का होगा। इसके बाद अब मन नहीं लग रहा है तो मन लगेगा, बस इसको जानिए कि बिल्कुल अब सफलता हमारे पास है। ठीक है, 65,000 को आप देखिए, जब आपका मन न लगे ना तो 65 लिखिए, 3 गो 0 बनाइए, फिर 70 लिखिए और फिर 3 गो 0 बनाइए, और ये सोचिए कि ये 70 और 3 गो 0 क्या ऐसे सोए सोए मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा क्या? इतनी बड़ी ये रकम है, महीना की हर महीने आएगा, तो क्या ऐसे सोए सोए मिलने लगेगा? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसका मूल तो चुकाना पड़ेगा ना, और बिना मूल चुकाए कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। तो आप पहले इसका मूल्य चुकाइए, और मूल्य इसका कर्तव्य करके चुकाना है। बात समझ में आया? कर्म करके, इसका मूल्य आपको कर्म करके ही चुकाना है। ये 70,000 जो महीना मिलेगा ना, 65,000 70,000, इसका जो मूल्य है, लागत है। देखिए कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है, और जो चीज फ्री में मिलती है वो टिकती नहीं है, टिकाऊ नहीं होती है। तो जिस चीज का आप मूल्य चुकाते हैं ना, वो आपके लिए कीमती होता है, और उसके बाद उसका जब मूल्य चुकाते हैं तो वो वस्तु हमको खुशी देती है, आनंद देती है, इससे हमको खुशी मिलती है। और जो बिना मूल्य चुकाए ऐसे झटक लेते हैं तो डर बना रहता है, फ्री की मिल जाती है तो कब छीन जाए। बात समझ में आया? या चुरा लिए तो ही डर बना रहेगा, कब पकड़ा जाएंगे। लेकिन जब हमने मूल्य चुका दिया है तो एकदम आनंद से वो प्राप्त होती है और जीवन भर आनंद रहता है। तो पहले इसका मूल्य आप चुकाइए। जैसे हमने कहा कि किसी ने पैसा दे करके नौकरी ले लिया, लेकिन ये जान लीजिए जीवन भर उसको ये डर रहता है अंदर से कि कोई कंप्लेन न कर दे, कहीं शिकायत न हो, कहीं जांच न हो जाए। लेकिन जिसने मूल्य चुकाया होता है ना, उसको इस चीज की डर नहीं होती है, वो आजीवन खुशी रहता है, उसका कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसने जो चीज खरीदी है उसका मूल्य चुकाया है। तो आप इसका मूल्य पहले चुकाइए और फल की इच्छा न करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि फल हमको मिल ही जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि फल तभी मिलेगा जब कर्म हमारा पूरा हो जाएगा, जब उस वस्तु के बराबर हम कर्म कर देंगे, यानी उसका मूल्य जब चुका देंगे, उससे ओवर करने की कोशिश करिए, ज्यादा देने की कोशिश करिए। यानी कि अगर इसका कीमत मान लीजिए 9 घंटे है, 9 घंटे की पढ़ाई है प्रतिदिन की, एक चीज समझ लीजिए, 9 घंटे प्रतिदिन की अगर पढ़ाई से इसका मूल्य चुकाया जा सकता है तो आप 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा, उससे ज्यादा पढ़िए। बात समझ में आया? कि अगर कोई बराबरी भी करे, कोई बराबरी भी कर ले तो ऐसा ना हो कि आप कट जाए, नहीं, उससे ज्यादा रहेगा तो बराबर वालों को आप पीछे छोड़ेंगे। बात समझ में आया? ये पता है ना कि 9 पे हमको मिल जाएगा 9 घंटे पर, तो आप 9 नहीं 10 घंटे वाला काम करिए, अधिक करिए, ज्यादा करिए। बात समझ में आया? कि वो जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपके कर्म के बदले वो छोटी हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, आपका मेहनत उस पर भारी पड़े। भारी जब पड़ने लगेगा तो ईश्वर अपने आप कहेगा पहले तो इसको दे दीजिए, ये ज्यादा मेहनत कर दिया इसके लिए। बात समझ में आया? तो पहले उठा के उसको दे देगा, और जो बराबर वाले हैं उनको कहेगा ठीक है बचेगा तो इसको दे दिया जाएगा। बात समझ में आया? रैंक बनाता है वो भी रैंक निर्धारित करता है, जो ज्यादा मार्क लेता है उसको पहले रखता है वो भी। बात समझ में आया? तो बस इसको सोचिए, 65,000 ऐसे नहीं मिल जाएगा। यहाँ लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो आप सोचेंगे सोए सोए मिल जाए, और मन न करेगा, मन करेगा। ठीक है, इसका मूल्य चुकाना है तो आप इसका मूल्य चुकाने के लिए पढ़िए कि कब इसका मूल्य हम चुका दें। ठीक है, और जिस दिन इसका मूल्य चुका देंगे आपको ये मिल जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। 70,000 आपका हो गया। बात समझ में आया? और आप लोग मूल्य चुका दिए हैं, थोड़ा बहुत बचा है, और इसके लिए जो है ये मत कहिए कि सर मन नहीं हो रहा है, मन को जो है लगाइए। अब देखिए मन कैसे नहीं होता है, कभी कभी जब चीजें पढ़ते हैं और याद नहीं होती है या समझ में नहीं आती है तभी थोड़ा सा मन हमारा हटता है। लेकिन जब जैसे हटे तो बस ये सोचिए कि ऐसे 65,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सबका मन हट रहा होगा, और कुछ लोग का मन नहीं कर रहा है फिर भी लगे हुए हैं। ठीक है,
अब पढ़ने पर लगिए, केवल पढ़ाई पर। और जब कभी थकान महसूस हो तो आंख बंद करके सोइए, कोई फालतू चीज मत देखिए। जैसे बहुत लोग होते हैं वीडियो चलाने लगते हैं, तो वीडियो आप चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि मन को बहला रहे हैं, लेकिन वीडियो भी आपका याद होता है। दिमाग देखिए, आंख से अगर देख रहे हैं तो दिमाग में वो भरेगा, हाथ से भी कुछ चीना भी खाचेंगे तो वो भी दिमाग में जाएगा, कान से सुनेंगे वो भी दिमाग में जाएगा। तो ये सब चीजें, आप गाना वाना मत सुनिए, आप वीडियो मत देखिए, ये सब भरेगा, वो भी दिमाग में जाके बैठता है, तो कुछ ना कुछ दिमाग से निकल जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। जो पुराना होगा, काफी दिन से आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, वो निकल जाएगा आपके दिमाग से। बात समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों से थोड़ा बचिए। आप अपने दिमाग को जो है बिल्कुल आंख बंद करके रेस्ट दीजिए, और पढ़े हुए को न नींद लग रही हो तो पढ़े हुए जो चीज पढ़े हैं आज उसको सोचिए क्या क्या पढ़े हैं। पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, काफी हमने बात किया आप लोगों के साथ, और मैं अब हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है बिल्कुल 70,000 लेकर ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? और अब आप लोग जाएंगे अपना। हाँ सर, एक हम पूछना चाह रहे हैं, क्लियर कर दीजिए उसको। जैसे आज हम पढ़ रहे थे कि अकविता आंदोलन के प्रवर्तक श्याम परमार हैं, लेकिन हिंदी में राजा चौधरी हैं। तो सर यहाँ डिफरेंस क्या है पुरस्कार और उनमें? अच्छा, और कविता में इसको नहीं, प्रवर्तक और पुरस्कर्ता में। ठीक है। ये टॉपिक देखिए, टाइम ओवर हो जा रहा है, कल हम इस टॉपिक को रखेंगे, ठीक ना? आपका प्रश्न हम कल रखेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर। हाँ, कल हम इस प्रश्न को रखेंगे। आज हम यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि। और आप लोग के करीब है तो बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, ठीक है? शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।